हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे मैं परसेंटेज के हम पार्ट 2 पहले ही कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट 3 है परसेंटेज का। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं आज परसेंटेज में। तो एक बार मैं कैमरा देख लूँ। ओके है, चलो तो अब बढ़ते हैं। हम इसमें परसेंटेज में कल तक 3 टाइप पढ़ चुके थे, जो आज चलेगा हमारा टाइप 4 है। ठीक है, और इसमें जो पढ़ेंगे हम आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। आय यानी कि इनकम, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, क्योंकि इससे पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और हमने आय और व्यय पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन उसमें जो अलग था पूछने में का तरीका, इसमें कुछ अलग रहेगा। ठीक है, इसमें परसेंटेज पर रिलेटेड रहेंगे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए। तो आपको मैं पहले इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, आपको ध्यान रखना, आय जो होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वो किसके बराबर होती है? खर्च यानी कि व्यय, या खर्च लिख लो इसे, प्लस बचत, सेविंग। ठीक है, कि आदमी कितना खर्च करता है और कितना बचाता है, और उनके योग को ही क्या कहते हैं हम? आय। ठीक है, पूरा क्योंकि इसी पे बेस है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे। जैसे मैंने दिया, किसी व्यक्ति की मासिक बचत, मासिक मतलब मंथली बचत जो है वो 20% है, जबकि उसका व्यय 6,000 रुपये है। ठीक है, तो आपको इनकम बतानी है कि उसकी आय कितनी होगी। आय, अब देखो, अगर मैं किसी व्यक्ति की आय 100% मानूं, आय को हमेशा हम 100% ही रखेंगे। ठीक है, अब उस आय मैंने अभी आपको बताया था किसके बराबर होती है? बचत और व्यय। ठीक है, अब उसकी बचत तो हमें दी हुई है 20%, इस सेविंग हो गई। तो उसकी व्यय कितना होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्च कितना होगा? 80% होगा ना, होगा है? देखो, आय किसके बराबर होती है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी कि बचत प्लस व्यय। अब बचत तो हमें 20% दी हुई है, तो खर्चा उसका 80% ही तो होगा, क्योंकि 100% उसकी तनख्वाह। तो अब देखो, हमें जो उसका व्यय दिया, यानी कि खर्चा 6,000 दिया है, लेकिन हमें उस हमारे हिसाब से कितना? 80%। तो 80% का मान 6,000, हमें 100% का मान चाहिए। तो 1% का कितना हो जाएगा? 6,000 बटे 80। सही है, और 100% के लिए 100 की गुणा करेंगे। अब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 4 से 1500, और 1500 पंजे 7500। ठीक है, तो उसकी इनकम कितनी होगी? 7500 रुपये। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, तो उस व्यक्ति की आय कितनी होगी? 7500 रुपये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, 80% का मान 6,000 दिया हुआ था, तो 1% का मान 6,000 बटे 80, 100% का मान 6,000 बटे 80 गुणा 100। ठीक है, तो 7500 रुपये आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे भी अरेंज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, रतन के व्यय, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर में इंग्लिश के हिसाब से लिखूंगा टर्म्स। ई से मतलब व्यय को लिखूंगा, और एस से मतलब सेविंग, और आई फॉर इनकम। ठीक है, आय। तो उसकी बचत, वो खर्चा दिया 5, और जो बचत दिया 1 अनुपात में। उसने कहा है कि वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए, वेतन यानी कि इनकम। अब देखो, इनकम कितनी हो जाएगी? जब उसका खर्चा कितना? 5, सेविंग है 1, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर और बचत को जोड़ के तो इनकम मिलेगी, तो 6 रुपये इनकम होगी।
अब उसने कहा इनकम को 25% बढ़ाया, मैं इधर लिख देता हूँ, इनकम को जो बढ़ाया वो 25% बढ़ा दिया, और उसकी बचत को 15% बताया, यानी कि सेविंग को 15% बढ़ाया। तो वो पूछ रहा है कि उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई, यानी कि एक्सपेंडिचर में। अब देखो यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे, एक का 25% बढ़ाओगे यानी एक का 125% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसलिए यहाँ 0 0 लगा लो, इसे 0 कर लो, 0, क्योंकि अनुपात में सेम चेंज करते हैं, किधर भी कर लो। अब इसका मैं 25% निकालूंगा, ठीक है, तो इसका 25% कितना आएगा ना, इनकम बढ़ी है 25% यानी ये, तो 60 का 25% निकालोगे, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, ठीक है, तो यानी कि 15 रुपये तो इनकम बढ़ गई। अब सेविंग कितनी बढ़ी है 15%, यानी कि 10 का 15% निकालोगे यानी कि 3/20, तो ये तो 1.5 रुपये आ जाएगा, ठीक है, यानी कि उसकी जो इनकम बढ़ी थी वो 15 रुपये बढ़ी थी, और सेविंग कितनी बढ़ी थी 1.5 रुपये बढ़ी थी, तो खर्चा कितना रुपया बढ़ा होगा। अब खर्चा क्या होता है, इसकी जो इनकम है उसमें से सेविंग घटा दो तो आपका खर्चा निकल जाएगा, तो 15 में से 1.5 घटाओगे तो 13.5, ठीक है, तो यानी कि उसका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर वो कितना बढ़ा 13.5 रुपये। अब उसने पूछा परसेंटेज में कि उसके खर्चे में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है, तो कितना बढ़ा है खर्चा 13.5 बढ़ा, और जबकि पहले कितना था उसका 50 रुपये खर्चा था, 50 से 2 बार कटेगा, 13.5 का 2 ना 27%, तो जो उसकी जो वृद्धि होगी एक्सपेंडिचर में वो कितनी होगी 27.5%, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ज्यादा होती नहीं है, एक बार में नहीं, इससे आपकी कभी गलती होगी, आपको एक अनुपात में लिख लेना जैसे भी दिया, एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम, ठीक है। अब आपको ये पता ही है जब व्यय और बचत को जोड़ेंगे तो आपको आय मिल जाएगी, हमें 5:1 में दिए थे इनकम और सेविंग, तो हमने आय निकाल ली उसकी 6 रुपये। अब हमारे पास ये इनकम उसने बढ़ाई है आय 25%, बचत बढ़ाई है 15%, ठीक है, कैलकुलेशन ना हो इसलिए हमने 0 0 अपने पास से मान लिया, आप चाहते तो हम 500 100 और 600 कर सकते थे, 2 0 बढ़ा के, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी ज्यादा। अब ये बढ़ाई उसकी आय 25%, तो हमने इसको 25% निकाल लिया, इसका कितना होगा 15, यानी कि उसकी जो आय बढ़ी है वो 15 रुपये से बढ़ी है। सेविंग बढ़ी थी 15%, तो हमने सेविंग निकाल ली, 10 का 15% 1.5 होता है, तो उसकी जो सेविंग है वो 1.5 रुपये बढ़ी है। हमें अब निकालना था खर्चे में कितनी बढ़त हुई, तो 15 में से 1.5 गए, यानी खर्चा उसका 13.5 रुपये, ठीक है। अब 13.5 रुपये की बढ़त हुई है खर्चे में, कितने पे 50 पे, तो 13.5/50 गुणा 100 तो 27% इसकी करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर लेंगे आसानी से। अब अगला क्वेश्चन है, ये अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब देखो 75% खर्च कर रहा है, तो आपको सबसे पहले 75% का मतलब पता होना चाहिए, 75% एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है, तो इसका मतलब कितना होता है 3/4, यानी कि उसकी 4 रुपये अगर इनकम है तो उसने 3 रुपये क्या कर लिए उस पर खर्च कर लिए, तो वहीं से हमें अनुपात मिल जाएगा आई ई और एस, ठीक है। इनकम कितनी थी 4 रुपये, खर्च कितने कर लिए 3 रुपये, तो बचाया क्या रुपये होगा 1 रुपया, ठीक है, यही तो है क्वेश्चन में। अब उसने कहा है यदि आय को 20% और खर्चे को 15%, जो इनकम है उसे 20% बढ़ा दिया गया और जो सेविंग है उसे 15% बढ़ा दिया गया, नहीं खर्च को बढ़ाया, ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर को 15% बढ़ा दिया गया, तो आप भी बढ़ा दो, जब क्वेश्चन बढ़ाया तो 2 0 मारेगा तो 0 0, ठीक है। अब इनकम कितनी बढ़ी है 20%, इसका 20% निकालोगे तो 8 आ जाएगा, देखो ये सिंपल था, क्योंकि 1 0 इसकी होगी 1 0 ये हो गई, तो नीचे से काट देगा, या वैसे देख लो 20% की भिन्न कितनी होती है 1/5, और 40 का 1/5 8 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 15, तो 15 थी 45 और नीचे 2 0 आएंगे तो 4.5 रुपये हो जाएगा। ये चीज आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, इसलिए मैंने शुरू में बहुत प्रैक्टिस कराई थी इसकी, आप करोगे ये कितना होता है 15/100 ही लिख लो, सिंपल हो जाएगी, क्योंकि नीचे 2 0, 15 थी 45, 450/100, ठीक है,
अब 2 जीरो हो तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी होगी, 8 रुपये तो उसकी इनकम बढ़ी थी, 4.5 रुपये खर्चा बढ़ा है, तो 8 में से 4.5 जाएंगे तो 3.5। इनकम कितनी बढ़ गई, 3.5 कितने पे, 10 रुपये पे, 3.5 बढ़ी 10 रुपये पे गुणा 100, 10 से 10 बार गया और 3.5 में 10 की करोगे तो 35%। ये क्या बढ़ी है उसकी सेविंग, बचत। ठीक है, ये पूछा तो बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो बचत में हो जाएगी 35% की वृद्धि। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस सिंपल हो जाती है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का, ये इसी में दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, अपनी आय का 24% तो मकान पर खर्च करता है, ठीक है, और 62% परिवार पर खर्च करता है, 62% परिवार पर, ठीक है, और बाकी शेष बचा लेता है, शेष बचाता है। अब देखो इस क्वेश्चन की, इसमें लैंग्वेज समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसने कहा कोई व्यक्ति अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च कर रहा तथा 62% परिवार पर खर्च करता है और शेष को बचा लेता है, ठीक है। देखो जहां तथा लग जाए, जैसे अब इसने गई है 24% तो मकान के किराए पर खर्च कर लिया, और या तथा लग जाए 62% परिवार पर खर्च कर लिया, यानी कि हमें इन दोनों को फिर परसेंटेज को जोड़ लेना है, तो हमारे टोटल खर्चा आ जाएगा, ठीक है। एक शेष वाला आता है उसे बताऊंगा। तो यहाँ उसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, कुल खर्चा 24% यहाँ खर्च करिए, 62% यहाँ हो गए, तो ये हो गए 86%, ठीक है। तो बचत उसने दी होगी इसमें, हाँ बचत दी थी उसने 6300 रुपये, शेष बचा लेता जो किसके बराबर है, 6300 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो 86% उसने खर्च कर लिया, तो बचाया कितना होगा, बचत कितनी आ जाएगी, क्योंकि इनकम तो हमेशा 100% रहती है, तो बचत होगी 14%, लेकिन हमें कितनी दी है, 6300 रुपये। तो हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, उसकी आय, ठीक है। तो 6300 बटे 14 1% का मान हो गया, और हमें निकालना है 100% का, तो गुणा 100, 7 से 2 बार कटेगा, 7 से 9 बार 900 होगा, और 2 से 1 कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, तो 5 नाम 45, यानी कि जो उसकी इनकम होगी वो कितनी होगी, 45,000 रुपये। तो हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा था कि उस व्यक्ति की इनकम कितनी होगी, ठीक है। एक बार समझ लो, 24% मकान पर तथा 62% परिवार पर खर्च कर रहा था, टोटल उसने खर्चा कितना कर लिया, 86% का, तो उसने बचाए कितने होंगे, 14% बचा लिए, ठीक है। लेकिन हमें बचत 14% आई है, लेकिन क्वेश्चन में दी थी 6300 रुपये, 14% का मान 6300, तो हमें 100% का मान निकालना है, तो आप वो आसानी से निकाल सकते हो, 45,000 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोहन अपने वेतन का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 30%, ठीक है, और 3% अन्य खर्च करता है, अन्य खर्च 3% है, 3%। उसका कुल व्यय 2310 है। अब अगर कुल व्यय दे दिया, उसका कुल व्यय 2310, ठीक है, और पूछा क्या क्वेश्चन में, उसकी वेतन ही पूछा आपके लिए। देखो भोजन पर कितना खर्च कर लिया, 30%, तथा अन्य खर्च कितने करें, 3%, तो टोटल खर्च कितना कर लिया उसने, 33%, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल खर्च कितना दिया, 2310, यानी कि 2310 किसका मान है, 33% का। और तुम्हें किसका मान चाहिए, वेतन चाहिए, तो आपको चाहिए 100% का मान। जब 33% का 2310 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 2310 बटे 33 गुणा 100, ठीक है। आप 33 से काटोगे तो 7 या 21, 7 या 21, 7 बार कट रहा सीधा सीधा 70, और 70 के 100 में करोगे तो 7000, तो उसकी इनकम कितनी होगी, 7000 रुपये, ठीक है। तो इतने कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है तो।
तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। भोजन पर इतने खर्च कर रहा, अन्य इतने खर्च, तो कुल व्यय 2310 दिया क्वेश्चन में, लेकिन हमारे हिसाब से कुल व्यय 33% है। हमसे इनकम पूछी है तो कितनी हुई है, हम 100% इनकम से, जब 33% का इतना तो 100% का मान निकालना। अगर उसमें ही इसमें ही वो पूछ लेता खर्च तो कितना हो जाता, वो सॉरी बचत पूछ लेता तो वो हो जाती 67%। ठीक है, तो फिर हम 67% का मान निकाल देते अगर बचत पूछता तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरुण अपनी कुल आय का 20% किराए पर 20% किराए पर, ठीक है। अब एक इसमें लाइन बोलिए, शेष का 70% घरेलू चीजों पर। शेष का, यही चीज समझने की है, शेष का 70% घरेलू चीजों पर, घरेलू चीजों पर, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा उसकी बचत 1800 रुपये, तो कुल लाभ बतानी है। बचत 1800 रुपये है, तो आपको क्या बतानी है, आय। ठीक है, अब देखो उसने 20% तो खर्च कर लिया किराए पर, फिर कह रहा शेष का 70%। उसमें जो बोलता था उसमें बोलता था 20% किराए पर एंड 70% घरेलू चीजों पर, यानी कि तथा लगा के और। लेकिन जब शेष का लगा दे, शेष का 70%, तो इसका तरीका बदल जाता, क्योंकि देखो वहां तो वो कुल्ली खर्च कर रहा था, यानी 100% में से करता था जो भी कर रहा था। 70% जैसे 20% किराए पर खर्च करे तो वो 100% में से करे, फिर 70% घरेलू चीजों पर करे तो वो भी 100% में से करे। लेकिन यहाँ तो उसने 20% खर्च कर ही लिए, ठीक है, तो 80% ही तो बचा। अब शेष बचा उसके पास 80%, तो उसने शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करा। तो इसके दो तरीके बताता हूँ, एक रेशियो मेथड होता और एक डायरेक्ट भी कर सकते हो आप एक्स से। तो कैसे करोगे, मान लिया उसकी शुरू में जो इनकम थी वो x रुपए थी, ठीक है। अब उसने x रुपए की इनकम में से कितना खर्च कर लिया, 20% किराए पर खर्च कर लिया। तो खर्च करने के बाद जो उसके पास रुपए बचे वो कितने बचे, 80% रुपए बचे, ठीक है, 80%। अब इतने रुपए बचे उसके पास, x रुपए थे कुल, 20% खर्च हो गए तो 80% बचे, यानी कि अब टोटल रुपए उसके पास कितने बचे, ये टोटल बचत है उसके पास इतने की। लेकिन अब उसने कुल बचे हुए का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करा। अब 70% और कर लिया इसमें से, तो अब कितना बचेगा उसके पास, 30% बचेगा इसका, ठीक है। लेकिन उसके पास बचे कितने रुपए, 1800। यही तो कह रहा हमारे हिसाब से तो इतने रुपए बचे उसके पास खर्च करके, लेकिन क्वेश्चन में दिया 1800 रुपये। और ये क्या थी हमारी इनकम, तो यहाँ से डायरेक्ट इनकम निकाल लोगे। एक जीरो से एक जीरो जाएगी, एक से एक जीरो जाएगी, 3 से 6 बार कटेगा यानी कि 600, ठीक है। अब इसे काट लो आप, 2 से काट दो 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 300 बार, यानी कि 50 25 और 25 की यहाँ गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 7500 रुपये। बस आपको काट पीट करनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। दूसरा तरीका आप अनुपात मेथड से कर सकते हो। देखो अनुपात से कैसे करोगे, 20% तो किराए पर खर्च कर लिए, 20% का मतलब 1/5, यानी कि उसके पास हमने माना कुल 5 रुपए थे, ठीक है, कुल 5 रुपए थे, आय है, इधर मैं लिखूंगा बचत, ठीक है। कुल 5 रुपए थे, अब 1 रुपए तो खर्च कर लिया, 20% का मतलब यही तो कि 5 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर लिया, तो अब कितने रुपए बचे उसके पास, 4 रुपए। फिर उसने कहा शेष का 70%, 70% का मतलब कितना हो जाएगा, 7/10, यानी कि उसके पास अगर 10 रुपए थे तो 7 रुपए उसने खर्च कर लिए, ठीक है। तो उसके पास टोटल 10 रुपए थे, 7 रुपए खर्च कर लिए, तो अब 7 खर्च करें तो बचे कितने, क्योंकि इधर हम बचत लिख रहे हैं 3 रुपए, ठीक है। तो यहां से हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई, 5 दाम 50, और टोटल बचत कितनी आई है, 4 तिया 12। लेकिन हमारी बचत 12 रुपए थोड़ी है, हमें तो बचत दी है कितनी, 1800 रुपये। 12 का मान 1800 है तो आपको 50 का मान चाहिए, तो 1800/12 गुणा 50, ठीक है। आप इसे भी काटोगे, 12 से 15 बार यानी कि 150, और 150 की 50 में गुणा करोगे तो यहाँ से भी कितना आएगा, 7500 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको जौन सा सिंपल लगे उस मेथड से करना, लेकिन बस गलती मत करना।
मैंने पहले बताया था, पहले मेथड को देखोगे तो पहले तो क्वेश्चन था 20% किराए पर खर्च करता है कोई व्यक्ति और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है और इसके बाद उसकी जो बचत है 1800 रुपये, ठीक है। तो इनकम पूछा था, तो हमने इनकम मान ली उसकी x रुपये थी आय जो शुरू में थी। अब उसने उसका 20% किराए पर खर्च कर लिया तो उसके पास बचत कितनी रह गई, 80% बचे, तो 80/100 लिख दिया। अब उसके पास इतने रुपए बचे कुल, लेकिन इन कुल जो रुपए बचे हैं अब उसके पास उसका 70% उसने चीजों पर खर्च कर लिया, घरेलू चीजों। अब 70% खर्च हो गया तो उसका 30% ही तो बचा, तो इस शेष का भी 30%। इतनी बचत है उसकी, लेकिन हमें कितनी बचत दी, 1800 रुपये। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे आसानी से, 7500 रुपये काट वेट करके, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको अनुपात मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तरफ आय लिख लेनी है, एक तरफ बचत। जो भी दिया, अगर आपको आय दिया तो आय लिखो, अगर हाँ खर्च दिया तो खर्च देखो, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वैसे आय और बचत ही आती है ज्यादातर, क्योंकि वो खर्च ही देगा कुछ समय कितना खर्च कर लिया, तो हम आय और बचत का अनुपात लेते हैं। अब आय कितनी थी उसकी, 20% उसने किराए पर खर्च करा, 20% का मतलब 1/5। अगर वो 5 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो 5 में से 1 खर्च हो गया, 4 रुपए उसके पास बचे। फिर उसने 70% घरेलू चीजों पर खर्च करा, 70% का मतलब 7/10, ठीक है। यानी कि 10 रुपए में से उसने 7 खर्च कर लिए तो 3 बचे, 10 में से 3 रुपए बचे। अब यहाँ से टोटल इनकम कितनी आ गई, 5 दाम 50, यहाँ से टोटल बचत 4 तिया 12। हमारे हिसाब से टोटल बचत 12 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी थी, 1800 रुपए, ठीक है। और इनकम 50 रुपए, हमें 50 का मान निकालना है, हमें इनकम निकालनी। अगर यही वो पूछ लेता खर्चा तो 50 में से 12 जाते तो 38, तो फिर आप 38 का मान निकालते, ठीक है। तो आप किसी मेथड को यूज कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, रविंदर एक मेडिकल पॉलिसी में 3750 रुपये निवेश करता है, ठीक है। कोई मेडिकल पॉलिसी है, तो हमें मेडिकल ही लिख देता हूँ बस। मेडिकल में वो कितने रुपए खर्च करता है, 3750 रुपये खर्च किए उसने, ठीक है। अब उसने कहा है जो कि मासिक वेतन का 15% है, यानी कि अगर उसकी इनकम 100% थी, ठीक है, तो उसमें से 15% इसके बराबर है इस खर्च के, तो 15% का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 3750 रुपये। तो यहां से हम इनकम निकाल सकते हैं उसका 100% का मान, ठीक है। अगर वेतन पूछेगा तो वेतन निकाल देंगे, लेकिन इसमें और कुछ पूछा, इसने कहा फिर इसके बाद वेतन का 15% और 8% किराए पर खर्च, किराए और शिक्षा पर खर्च करता है। यानी कि किराए पे और लग रही है बीच में, किराए पे जो खर्च कर रहा है वो 15% कर रहा है, और शिक्षा पर जो खर्च कर रहा है, ये तो अभी क्वेश्चन ही दिया है, 8% कर रहा है, ठीक है, खर्च करता है। उसके पास बची कुल राशि, यानी कि आपको बचत बतानी है उसके पास कितनी बचत है। तो आप टोटल खर्च निकाल लो तो बचत मिल जाएगी सिंपल, ठीक है। तो टोटल खर्च कितना, देखो माने हाँ 15% तो यहाँ खर्च करे थे, क्योंकि उसने कहा था मेडिकल में वो 3750 रुपये का निवेश करता है, जो कि 15% के बराबर है। तो आप परसेंटेज वाले उठा लो, क्योंकि हाँ भी परसेंटेज में दिया। तो 15% मेडिकल पॉलिसी पे खर्च कर दिया, 15% किराए पर खर्च कर दिया, और 8% शिक्षा पर खर्च कर दिया, ठीक है। तो उसने कुल खर्च, तो मैं इधर लिख देता हूं, अब यहां देख लियो कुल खर्च कितना है उसका, 38% है। तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 62%, क्योंकि 100 में से घटाओगे तो 62%, ठीक है। और आय 100% है। तो अब आपको क्वेश्चन में किसका मान दिया, 15% का मान दिया, कितना, 3750 रुपये। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आपको किसका मान निकालना है, बचत निकालनी है, तो आपको 62% का मान चाहिए, 62, ठीक है। तो 3750 किसका मान है, 15% का। आपको किसका निकालना है, 62% का। तो ये 15 से कट ही रहा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 250 बार, और इसकी गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, 5 बचेंगे, 25 छिक्का 150 और 5 155, यानी कि 15,500 रुपये वो बचाता है, ठीक है।
अगर इनकम पूछता तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 15% का मान इतना दिया तो 100% का निकाल सकते थे आसानी से। वैसे इनकम आ जाएगी फिर 2500 में 2 जीरो लगाओगे 25,000, यानी कि उसकी इनकम जो है वो 25,000 रुपये है। लेकिन आपसे पूछा था इसमें बचत, तो बचत कितनी है हमारी 62%, क्योंकि 38% तो उसने खर्च कर लिया ना किराए, शिक्षा और मेडिकल पॉलिसी में, तो 62% उसने बचाए। तो हमें 15% का मान दिया हुआ, तो 62% का मान हमें निकालना था क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक आदमी 1/3 भाग, अपनी आय का 1/3 भाग 7% पर निवेश करता है। आय का 1/3 भाग, आय का 1/3 भाग 7% पर निवेश करता है। ठीक है, यानी उसने स्पेंड कर दिए 7% पर। फिर आय का 1/4 भाग 8% पर। ठीक है, और शेष भाग का 10% निवेश करता है। और आय का शेष भाग 10% पर निवेश करता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में बोला, और उसने कहा है यदि वार्षिक आय 561 है तो पूंजी, यानी कि जो उसने स्पेंड किया, ठीक है, अब उसकी आय दिया आपको वार्षिक आय, कितनी 561 रुपये। ठीक है, तो ये पूंजी पूछिए जो उसने निवेश किया। निवेश पूंजी बतानी है आपको कितनी की है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि, तो मतलब इसमें यह है कि इतना निवेश कर लिया 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष भाग 10% पर। तो जो उससे उसने आय जो कमाई है ना, जो निवेश करने के बाद उसे रुपया मिला वो 561 है। तो आपको यहाँ ये बताना कि उसने निवेश कितना रुपया करा। हाँ, तो निवेश पूंजी यानी स्टार्टिंग में उसने कितना रुपया लगाया जिससे उसे इतने रुपए इसमें ब्याज के रूप में मिल गए निवेश करने में। सही है, तो देखो 1/3 भाग जो 7% पर निवेश करा। तो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके, देखो पहले तो आप इनका मान लो 1/3 भाग है, ये 1/4 भाग है। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो कुछ भी, 3 और 4 का कितना आएगा 12, यानी कि हमने मान ली जो टोटल उसकी आय है वो है 12 रुपये। ठीक है, आय है 12 रुपये। सही है, अब 12 रुपये का उसने 1/3 भाग 7% पे खर्च करा, यानी 1/3 कितना हो गया 4 रुपये को उसे 7% पे इन्वेस्ट करा तो उसे कितना मिला 28% मिल गया। ठीक है, ऐसे ही 1/4 भाग 12 का 1/4 कितना होगा 3, यानी कि 3 भाग उसने कितने पर खर्च करा 8% पर, तो उसे यहाँ से टोटल कितना मिला 24% मिला। ठीक है, और शेष भाग 10% पे खर्च करा। अब शेष कितना बचा, देखो टोटल 12 था, 4 यहाँ खर्च हो गया, 3 यहाँ, 7 खर्च हो चुका था, तो कितना बचा 5, और उसे कितने पर खर्च करा 10% पर। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला 50%। तो उसने टोटल कितना रुपया कमाया इससे, जो निवेश कर 8 4 12, 5 2 7 2 9 और 102%। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से उसने कितना कमाया 561 रुपये, यानी 102% का ही मान कितना है 561 रुपये। लेकिन हमसे तो निवेश पूंजी पूछी थी, यानी कि उसकी इनकम पूंजी पहले कितनी थी, इसे मत पूंजी लिखो क्योंकि हमने पूंजी थी क्वेश्चन में, कंफ्यूज ना हो। पूंजी कितने रुपए थी 12 रुपये, तो हमें तो 12 का मान चाहिए, तो ये परसेंट का निशान हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 का मान निकालो, तो 102/100 लिख सकते हैं इसे, परसेंट का निशान हटाओगे तो 102/100 का मान कितना 561। तो यहाँ से 1 का मान कितना होगा 100 की गुणा यहाँ हो जाएगी 561 गुणा 100, और जो 102 है वो नीचे आ जाएगा, तो 1 का मान आ गया। ठीक है, अब हमें तो 12 का मान निकालना है, तो 12 का मान कितना हो जाएगा 561। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है थोड़ा, तो इसे ध्यान रखना, 102 और हमें कितने का मान निकालना 12 का। तो 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 51 बार, और 51 एकम 51, हाँ 5,
तो ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है, तो 11 छिक्का 66, यानी कि जो उसने के पास पूंजी थी शुरू में वो कितनी थी 6600 रुपये, उसे 6600 रुपये निवेश करे, जिससे उसे आय जो मिली 6600 रुपये निवेश करने के बाद 561 रुपये मिली। ठीक है, एक तो यह है कि आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका भी है कि आप x मान के कर लो। ठीक है, चलो मैं एक बार उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कोई डाउट ना रहे। इसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने जो पूंजी मानी है वो इनका एलसीएम मानी है, जो हमारा वैसे ना जाए फ्रैक्शन में आंसर। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम हमने मान ली, पूंजी 12 है। तो पूंजी का जो भी थी उसकी वो 1/3 भाग उसका खर्च करा, तो 1/3 का मतलब 12 का 1/3 4 भाग 7% पर निवेश किया तो 28% मिल गया उसे टोटल। 3 भाग 8% पर करा, टोटल 28% मिला। और 4 3 7 12 में 7 गए, 5 भाग शेष बचा, शेष भाग 10% पे खर्च करा, यानी कि 50%। ठीक है, तो उसे कितना मिलेगा 102%। लेकिन उससे हमारे हिसाब से कितनी मिली आय में 561 रुपये। तो यहाँ से हमें एक का मान क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पूंजी 12 रुपये दी है, तो हमें 12 का मान चाहिए, इसलिए हम यहाँ से एक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 102/100 लिख दिया मैंने 102% को। तो इस 100 को मैं यहाँ ले जाऊंगा, 102 को नीचे ले जाऊंगा, तो एक का मान आ गया। 12 का मान निकालना तो 12 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6600 रुपये आ गया। अगर आप एक्स से करना चाहो इसे, देखते हैं उसमें कितनी कैलकुलेशन पड़ेगी। मान लिया उसके पास थी, उसकी जो आय 100 रुपये थी। ठीक है, उसकी जो शुरू में आय थी, उसने उसका 1/3 भाग खर्च कर लिया। ठीक है, यानी x/3 कह सकता हूं मैं, कितने पर 7% पर, 7/100 पर। ठीक है, यहां से उसे इतने रुपए मिल गए आय के रूप में। ठीक है, प्लस मतलब ये निवेश होके x/3 भाग पे 7% निवेश किया तो उसे इतनी यहाँ से आय मिल गई। ठीक है, निवेश होकर। और फिर उसने 1/4 यानी आय x थी, उसका 1/4 भाग कितने पर 8% पर खर्च करा, प्लस और शेष भाग। अब शेष निकालना पड़ेगा। देखो x/3 x में तो टोटल थी, और उसमें से आपको क्या घटाना, x/3 आपने एक खर्च करी है और x/4 एक खर्च करी है। ठीक है, तो यहां से बचेगी कितनी 4 तिया 12 माइनस एलसीएम लिख दो तो पहले आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एलसीएम 12 आएगा, तो 12 की x में होगी गुणा 12x माइनस 3 चौक 12 4x 4 तिया 12, तो 4x और 3x 7x हो गए, 12 में 7x गए तो कितना बचा 5x/12, यानी जो 5x/12 जो शेष इनकम है वो कितने पर खर्च करी 10% पर। ठीक है, अब उसने जब इन्वेस्ट करा टोटल उसे कितने रुपए मिले 561 रुपये। बस ये क्वेश्चन दिया तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कैलकुलेशन 4 दूनी 8, 2 से 50 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 2 बार कट जाएगा, और कुछ कट रहा नहीं, तो ये आ जाएगा 7x। तो फिर तो ऐसे तो और कैलकुलेशन पड़ जाएगी, क्योंकि हाँ से हम 100 कॉमन ले ले तो ठीक है, x/100 कॉमन ले लो, ये थोड़ा x/100 कॉमन ले लो तो सिंपल रहेगा। ठीक है, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको कम से कम करनी है। तो यहाँ से x/100 में अगर कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 7/3 प्लस यहाँ से कितना बचेगा 8/4 प्लस यहाँ से कितना बचेगा 50/12। ठीक है, और इसका मान कितना दिया 561। तो अब आप इसे काट भी सकते हो, इसे 2 से काट लो 6 बार, और इसे 2 से काट लो 25 बार। अब यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, इनमें मैं यहाँ जोड़ देता हूँ एक तरफ। ठीक है, 4 तिया 12, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 से भाग दोगे 4 बार, 4 7 28 प्लस 4 से भाग दोगे 3 बार, 8 तिया 24 प्लस 6 से भाग दोगे 2 बार, 25 दूनी 50, तो 8 4 12 तो 102/12 ही आ गया। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से x/100 गुणा 102/12 बराबर आ गया 561। तो देखो हम वहीं आ गए दोबारा से, जो हमने वहां से करा था उसमें भी तो ये आ रहा था, जो मान आ रहा था 561 गुणा 12/100/102 था। ठीक है, वही चीज यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 6600। तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे आपको अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी एक्स मान पे। ठीक है, बस आपको यहाँ तक की ये है चीज समझने की, कैलकुलेशन करनी है बाकी तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
आज इसका बस काम खत्म, आय और पूंजी का जो भी क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अब देखो 50% का मतलब कितना होता है, 2, 1/2, यानी कि ए की आय बी की से 50% अधिक है। अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी होगी, 3। ठीक है, ये कहा क्वेश्चन में। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो और बी के में 90% की वृद्धि हो तो संयुक्त वृद्धि कितनी हुई। देखो 0 0 मान लो, तो इसके में कितने की वृद्धि करी है, मैं इधर लिख देता हूं पहले। ए की में जो करी है वो 40% की करी है, और जो बी की में करी है वो 90% की है, 90%। ठीक है, तो वो पूछा संयुक्त वृद्धि कितनी हुई। तो इसका 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 12 रुपये, प्लस इसका 90% निकालोगे तो 9 दूनी 18 रुपये। और टोटल कितने पर हुई है ये वृद्धि, टोटल कितनी थी, दोनों की तनख्वाह मिलाकर 50 गुणा 100, तो 50 दूनी 100, और 18 और 12 30 दूनी 60%। तो जो उनकी संयुक्त वृद्धि वो कितनी होगी, 60%। दोबारा समझ लो, उसने कहा था जो ए की इनकम है 20 से 50% अधिक है। 50% का मतलब 1/2, अगर इसकी 2 रुपये तो इसकी 3 रुपये। कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, हमने 0 0 लगा ली अपने पास से। उसने कहा ए की इनकम को 40% बढ़ाया, बी की इनकम को 90% बढ़ाया। ठीक है, तो ए की इनकम 40% बढ़ाया मतलब 30 का 40% निकालोगे तो 12 आ जाएगा, 20 का ऐसे ही 90% निकालोगे 18। यानी ए की इनकम में 12 रुपए की वृद्धि हुई है, बी की इनकम में 18 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो टोटल वृद्धि कितने की होगी इनके में, 30 रुपए की। बटे में कितने पे हुई है, टोटल कितने रुपए थे, 50। 30/50 गुणा 100 तो 60% आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपये है। जो ए प्लस बी इनका वेतन है उसका योगफल है 43,000 रुपये। ठीक है, ये वेतन है 43,000 रुपये दोनों का मिला के। और उसने कहा ए वेतन का 95% खर्च करता है। ठीक है, ए जो खर्च करता है 95% खर्च करता है। ठीक है, और जो बी खर्च करता है अपनी इनकम का वो करता है 80%। तो उसने कहा है खर्च करता है यदि उनकी बचत बराबर है। अब क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है आपको, बचत बराबर है दोनों की, तो इसमें आपको बताना है बी का वेतन क्या है, बी का वेतन। अब देखो हमें यहाँ परसेंटेज में खर्च दिया, तो आप परसेंटेज में बचत भी निकाल सकते हो। तो ए की बचत कितनी हो जाएगी, इसका खर्चा कितना 95% खर्च कर रहा, तो बचत कितनी है 5% की। तो ए की जो बचत है वो 5% है। ऐसे बी की बचत कितनी है, 80% तो खर्च कर लिया, तो 20% है बी की बचत। लेकिन उसने कहा ये तो ए की बचत होगी ये बी की, लेकिन दोनों की बचत बराबर है। तो यहाँ से आपके ए और बी की आय का अनुपात मिल जाएगा। 5 से 4 बार कट गया। अब मैंने आपको ये अनुपात समानुपात में बताया था, ए के सामने वाला ए का अनुपात का मान होगा, बी के सामने वाला। अब इधर क्या बचेगा 1, 5 एकम 5, 5 24। अब हमारे हिसाब से टोटल इनकम कितनी है, 4 और 1 5। क्वेश्चन में दिया 43,000, लेकिन 43,000 किसका मान है, ये 5 का। ठीक है, हमसे पूछी बी की इनकम, तो बी की इनकम कितनी है 1 रुपये। काटोगे इसे, 5 40 5 30, तो कितना आ जाएगा 8600 रुपये। तो वहां से बी की आय पूछी थी तो कितनी हो जाएगी 8600। अगर ए की आय पूछता तो इसमें 4 की गुणा कर देते। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बस 2-3 क्वेश्चन है, फिनिश हो गया है। अब आपके सामने है क्वेश्चन, ए बी सी की आय का अनुपात दिया हुआ है, ए बी सी इनकी जो आय का अनुपात है वो 7 9 12 है, 7 9 12 ये आय है। ठीक है, आय। और फिर इनके व्यय का अनुपात है, व्यय का अनुपात दिया है 8 9 15, 8 9 15, ये किसका अनुपात है, इनके व्यय का। ठीक है, उसने कहा ए की बचत उनकी आय का, उसकी आय का 1/4 है। अब एक क्वेश्चन में लाइन दी गई है ए की बचत,
इसे मैं इधर लिख देता हूँ। ए की जो बचत है उसकी आय यानी इसी की आय, ए की आय का 1/4 है, 1/4 ए की आय, ठीक है। ए की जो बचत है 1/4 है ए की आय का, यानी कि इस अनुपात में हमें ए की जो बचत है, बचत कौन सी है, बचत तो अभी हमें पता ही नहीं है तो वो निकालेंगे, उसकी आय का 1/4 है। लेकिन हमें देखो बचत का तो अनुपात दिया नहीं है, बचत अनुपात दिया व्यय का और आय का। तो यहाँ से आप आय का व्यय निकाल सकते हो। जब आय मान ली उसकी 4 है, क्योंकि जो नीचे वाली होती है वो बेस वैल्यू होती है, अगर उसकी 4 रुपये आय है तो उसकी 1 रुपये बचत है। इसका मतलब यही तो ए की बचत 1/4 है आय का, यानी कि 1 रुपये उसकी बचत है, 4 रुपये आय। तो ए का खर्चा कितना हो जाएगा, ए का खर्च यानी कि व्यय कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि 4 रुपये टोटल इनकम है, 1 रुपये बचा रहा तो 3 खर्च कर रहा है ए की आय का, ठीक है। आय लिख देता हूँ, यानी कि हमें जो उसकी बचत वो व्यय और आय जो करनी है वो 3:4 में करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ तो ये 7 और 8 में, तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आपको जो जिसको भी बदलना, जैसे इसको बदलना हमें 3:4 में, तो सबसे पहले आपको करना उनको बराबर, यहाँ लगा लो ब्रैकेट में, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अगर मैं इसमें एलसीएम, तो इसका जो 56 ही आएगा दोनों का, तो इसमें कितने की गुणा करूँ, 8 की गुणा करूंगा तो यहाँ 56 बन जाएगा, और इसमें 7 की गुणा करूंगा तो यहाँ भी 56 बन जाएगा। यानी एक ही अब हमने आय और व्यय बराबर कर दिए दोनों, ठीक है। लेकिन हमें अब आय कितनी करनी है, आय करनी है 4 के अनुपात में, क्योंकि आय 4 है ना, और व्यय कितने के अनुपात में करना, 3 के में। बस क्वेश्चन में यही था, कुछ भी नहीं है। देखो हम कैसे करेंगे, बस ये चीज समझने की, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीजें में रहने दो ही, लेकिन चलो हो जाएगा। अब इसकी देखो 8 चौक, ये तो 32 हो गया, यहाँ पे 32, और ये कितना होगा 21, यानी कि हमें पूरे अनुपात में 32 की गुणा करनी है और इसमें 21 का। हम देख लेते हैं हमने से पूछा क्या, शायद जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन में पूछा एबीसी की बचत का अनुपात, तो फिर तो आपको करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। अब बचत का अनुपात निकालना। अब बचत क्या होती है, अगर आय में से आप खर्च को घटा दो तो आपकी बचत आ जाएगी, ठीक है। तो आय जो इसकी हो जाएगी 32 गुणा 7 कितनी होगी, 32 सत्ते, यहाँ को लिख देता हूँ मैं, 7 दूनी 14, 7 या 21, 224, ठीक है। 32 निम्मा, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, और 12 दूनी 24, 12 3 36 और 2 38, ये आ गई इनकी आय, सही है। और इनका हम व्यय निकाले तो वो कितना आएगा, अब 7 या 21 की गुणा हाँ कर दो, 21 अट्ठे 168 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 189 हो गया, और 15 कम 15, 15 दूनी 23 और 1 31, सही है। अब देखो ये इनकी आय आ गई, इनका व्यय आ गया, तो बचत कितनी हो जाएगी, 224 में से 168 घटाओगे, 14 में से 8 गए 6, 11 में से 6 गए 5, 56। ऐसे यहाँ 18 में से 9 गए 9, 17 में से 8 गए 9, ठीक है। और यहाँ करोगे तो 14 में से 5 गए 9, 7 में से 1 गया 6, ठीक है। तो ये आ गई आपकी बचत का अनुपात। हमसे बचत का अनुपात पूछा था क्वेश्चन में। बस इसमें समझने की चीज जो थी वो हाँ दी थी, ए की जो बचत है 1/4 है ए की आय का, ठीक है। तो हमें तो आय तो हाँ दी नहीं थी, हमें दिया था व्यय, तो हमने निकाले जो ए का खर्च है वो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आय 4 रुपये, 1 रुपये बचा रहा तो 3 रुपये वो खर्च कर रहा है, ठीक है। तो हमें अब जो उसका खर्च है और आय है उसमें 3:4 बनाना है, लेकिन वहां तो 7 और 8 है, तो जब तक ये बराबर नहीं होंगे तो हम इसमें 3:4 कैसे बनाएंगे, तो हमने पहले करा बराबर। अगर मैं इसमें 8 की गुणा कर दूं और इसमें 7 की, तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8 7 56, 7 8 56, ये बराबर हो गए दोनों। तो हमें आय जो लेनी थी वो 4 के अनुपात में लेनी थी, और खर्च जो लेना था वो 3 के अनुपात में, ठीक है। तो हमने हाथ जो बन गया 8 चौक 32, पूरे में 32 की गुणा करी, हाँ 7 से 21, पूरे में 21 की गुणा करी, और जो इनका अंतर आएगा वही क्या आ जाएगी हमारी बचत, क्योंकि ये आय थी ये व्यय था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है बस लास्ट, इसे और देख लो, फिर ये हमारे खत्म, फिर हम कल अगला टाइप पढ़ेंगे। आपका जो क्वेश्चन है
ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय बी की आय से 60% कम है। 60% का मतलब 3/5। सही है। अगर इसकी ए की कम है ना, हाँ, अगर इसकी 5 रुपये है तो इसकी 3 रुपये कम होगी, यानी कि इसकी सिर्फ 2 रुपये होगी, क्योंकि उसने यही तो कहा ए की तुलना में, अच्छा, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ठीक है, 60% कम है, यानी 60% का मतलब 3/5 हो गया। अगर बी की आय 5 रुपये है तो ए की आय 3 रुपये कम है, तो 2 रुपये हो गए। फिर कहा क्वेश्चन में, और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है के बराबर है। जो ए का व्यय है, अब दोबारा 60% है, यानी कि 3/5 ही है। ए का व्यय बी के व्यय का 60%, यानी बी के व्यय का 60% है कि 3/5। सही है। 60% का मतलब 3/5 होगा। अब उसने कही ए का जो व्यय है वो बी के 60% के बराबर है, तो बी का यानी 5 का 60% ही क्या, 3। तो अगर ये 5 है तो ये 60% यानी कि 3 है सिर्फ। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये होगी हमारी आय इनकी, और ये दोनों का हो गया व्यय। लेकिन अब क्वेश्चन में जो बोला है वो बोला है यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। अब इस लाइन को समझो, ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। ठीक है। अब 70% का मतलब कितना हो जाएगा, यहां से 70%, 0 से 0 हटेगी, यानी ये हो जाएगा 10 ए की आय, ए आय यार, और 7 बी का व्यय। सही है। तो यहां से तुम्हें मतलब कि ये पता चलेगा, जो ए की आय लेनी है वो 7 अनुपात में लेनी है, और जो व्यय का व्यय लेना है वो 10 के अनुपात में लेना है। सही है। तो आपको सबसे पहले दोबारा बराबर कर लो, एक तो तरीका यही है। ए की आय 2 रुपये है, बी का व्यय 5 रुपये है, तो अगर मैं यहां से 5 की गुणा करूंगा तो ए की आय कितनी होगी, 10 रुपये, और यहाँ 2 की गुणा कर दूं तो बी का व्यय क्या कितना होगा, 10 रुपये। अब दोनों बराबर है। अब हमें ए की जो आय है वो कितनी लेनी है, 7 अनुपात में, यानी कि यहाँ 7 की गुणा कर दो, और जो बी का व्यय है वो कितने में लेना, 10 अनुपात में 10 की गुणा। तो ये कितना बन जाएगा, 6.75 35। सही है। और ये 10 दूनी 20। तो यहाँ से हमें जो मिलेगी आय 35 दूनी 70 मिलेगी, और 35 पंजे 50, 25 5 15 तो 70, 175 मिलेगी। ऐसे 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। सही है। तो अब हमें ए का जो है आय और ये बी की आय, ये ए का खर्च, ये बी का खर्च, ये मिल गया। अब उसने कहा तो ए और बी की बचत का अनुपात बताना है। तो बचत, इसकी कितनी है बचत, 10 रुपये, इसकी कितनी है बचत, 75 रुपये। 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 15 बार, तो उनकी बचत का अनुपात कितना, 2:15। ये बेस्ट मेथड होता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है और गलती भी बहुत होती है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, इस चीज़ अलग लिख लो। अब जिसको भी आपको अनुपात लेना है, जिसका भी जिस भी अनुपात में लेना है, सही है, तो आप सबसे पहले उसको बराबर कर लो। लेकिन इसमें एक चीज और कर सकते हैं, हाँ 10 लेनी है हमें बी का व्यय, तो बी का व्यय आपको 10 करना था तो आप 2 की गुणा करके हाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि 10 बन जाता 2 की गुणा करके, फिर कर लेते आप जो 7 की गुणा। ठीक है, 7 की गुणा हो जाती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि कभी जब बराबर नहीं आते हैं तो फिर ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ मैंने 5 की गुणा करी तो इसका आय कितनी बन गई, 10, और यहाँ 2 की गुणा करी तो इसका व्यय बन गया 10, यानी दोनों बराबर हो गया। अब जो सा जिस अनुपात में लेना उसे उसमें ले लो। आय लेनी थी हमें 7 के अनुपात में, आय हमने 7 में कर दी। व्यय लेना था हमें 10 के अनुपात में, व्यय को हमने 10 कर दिया। जब आप गुणा करोगे तो आय और व्यय का वो मिल जाएगा आपका अनुपात, और आय में से व्यय घटाओगे तो आपको मिल जाएगा उनकी बचत। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।